लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पे इस्तीफा देने के लिए मोदी शाह की तरफ से दबाव बनाया गया था? क्या जगदीप धनखड़ पे ईडी का दबाव बनाया जा रहा था? क्या उनके खिलाफ फाइल तैयार करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिससे तंग आके उन्होंने अचानक बीमारी का बहाना देके अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि मार्केट में एक नई किताब लॉन्च की जा रही है जिसमें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कुछ ऐसे सनसनीखेज दावे किए गए हैं जिसमें मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि इस किताब में दावा किया गया है कि कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे मोदी शाह के अपने हाथों की कठपुतली बनी ईडी का बहुत बड़ा हाथ था। तो आखिर वो कौन सी किताब है जिसकी लॉन्चिंग से पहले इतना बवाल खड़ा हो गया है, और इस किताब में जगदीप धनखड़ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को लेकर क्या बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के एक तेज तर्रार नेता है संजय राउत। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है अनलाइकली पैराडाइज। मराठी में लिखी ये किताब 2025 में प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी संस्करण, जिसमें और भी घटनाओं का जिक्र है, सोमवार को जारी होने वाला है। अब देखिए, जैसे ही इस किताब के कुछ हिस्से सामने आए हैं, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। नवभारत टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस किताब में सबसे बड़ा दावा यही किया गया है कि साल 2025 में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई साधारण फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारी दबाव था। किताब के मुताबिक ये दबाव प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए बनाया गया। दावा किया गया है कि ईडी ने कथित तौर पे धनखड़ के खिलाफ एक फाइल तैयार की थी और ये फाइल उन्हें दिखा के इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। किताब में ये भी कहा गया है कि जब जगदीप धनखड़ ने शुरुआत में इस्तीफा देने से इनकार किया तो उनके खिलाफ जांच और तेज कर दी गई। इससे वो लगातार दबाव में आते गए और अंत में उन्हें झुकना पड़ गया। किताब के अनुसार दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब धनखड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ स्वतंत्र राजनीतिक कदम उठाने शुरू किए थे। इन कदमों को सत्ता के लिए असहज माना गया और इसके बाद ही उन पे कार्रवाई तेज हो गई। इस किताब में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी को लेकर अफवाहें फैलाई गई कि उन्होंने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया और उस पैसे का कुछ हिस्सा विदेश भेज दिया। किताब के अनुसार उन्हीं आरोपों के आधार पर जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की। संजय राउत की इस किताब में यह भी कहा गया है कि ईडी अकेले काम नहीं कर रही थी, बल्कि अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कथित तौर पे इतना दबाव बनाना था कि धनखड़ को अपने पद से हटना पड़ जाए। किताब में सिर्फ जगदीप धनखड़ का मामला ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसमें कई और बड़े नामों का जिक्र किया गया है। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का उदाहरण दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि उनके परिवार पे ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस किताब में 2002 के दंगों का भी जिक्र किया गया है। इसमें यह दावा किया गया है कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय के केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने इसका विरोध किया था। किताब में एक और दावा यह है कि उस दौर में अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख रहे बाल ठाकरे से संपर्क किया था और न्यायिक प्रक्रिया में मदद मांगी थी। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे दावे हैं जो बेहद गंभीर हैं और सीधे सीधे देश की राजनीति और संस्थाओं की निष्पक्षता पे सवाल खड़े करते हैं। हालांकि ये भी साफ है कि किताब में किए गए इन सभी दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, ना ही जिन लोगों के नाम इसमें लिए गए हैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने आई है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद इन आरोपों ने सियासत को गरमा दिया है और आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है। अब अगर हम जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात करें तो वो खुद भी कम विवादित तो नहीं रहा है।
21 जुलाई 2025 को उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक चलना था और उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन अचानक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ये खबर सामने आई और पूरे देश में हलचल मच गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन सुबह तक वो पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे थे। उन्होंने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी और दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन शाम होते होते इस्तीफे की खबर आ गई। यही वजह है कि विपक्ष ने तुरंत इस पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकते बल्कि इसके पीछे कोई गहरी वजह है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन दोपहर की बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू मौजूद नहीं थे, जिससे धनखड़ नाराज हुए हो सकते हैं और इसी तरह का अपमान भी माना जा सकता है इसको। इसी के अलावा एक और बड़ा मुद्दा सामने आया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। ये फैसला सरकार को पसंद नहीं आया था क्योंकि सरकार चाहती थी कि ये प्रस्ताव लोकसभा से और सभी दलों की सहमति से आए, लेकिन धनखड़ ने बिना देरी किए इसे मंजूरी दे दी। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर सरकार और धनखड़ के बीच में तनाव बढ़ गया था और फिर कुछ ही घंटों के भीतर इस्तीफा आ गया। विपक्ष ने इसे जबरन इस्तीफा बताया और कहा कि सरकार ने उस पर दबाव बनाया होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पे दिया गया छोटा सा संदेश भी इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना गया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा गया था। धनखड़ की छवि एक ऐसे नेता की रही है दोस्तों जो खुद को किसान पुत्र बताते थे और किसानों के मुद्दे पे खुल के बोलते थे। वहीं वो कई बार न्यायपालिका पे भी टिप्पणी करते थे और कुछ मामलों में विपक्ष को भी जगह देते थे। माना जाता है कि ये रुख सरकार के लिए असहज हो सकता था। सरकार की तरफ से हालांकि लगातार यही कहा गया कि इस्तीफे की वजह सिर्फ स्वास्थ्य है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और लगातार सवाल उठाता रहा कि असली वजह क्या है। इस्तीफे की टाइमिंग, उसका तरीका और बिना किसी बड़े औपचारिक विदाई के अचानक पद छोड़ देना, इन सब बातों ने शक को और गहरा कर दिया। कई तरह की थ्योरी सामने आई जिसमें न्यायपालिका से टकराव, सरकार से मतभेद और आंतरिक दबाव जैसी बातें शामिल थी। अब संजय राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज ने इन सभी सवालों को एक नई दिशा दे दी है। इस किताब में दिए गए दावे अगर सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहेगा बल्कि देश की जांच एजेंसियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करेगा। फिलहाल सच्चाई क्या है ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये सभी दावे एक किताब में किए गए हैं और इनकी पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस किताब के सामने आने के बाद सियासी घमासान और तेज होने वाला है और आने वाले दिनों में इन मुद्दों पे बड़ी बहस होने को देखने को मिल सकती है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।